हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम है आकाश कोहली एंड वेलकम बैक माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। आज क्लास 11th के लिए लेक्चर है। क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर आपका दे रखा है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसे जानने के लिए हालांकि क्लास 11th नहीं 9th 10th 11th 12th वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सिंपल सा इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री समझने से पहले केमिस्ट्री को हम जान लेना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या नेक्स्ट लेवल पर हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या डाउन द बॉटम पढ़ने वाले हैं, वो सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सिंपली आपको बताया जाएगा, क्लास 8 से मैं लेकर चलूँगा आपको क्लास 8 से हायर क्लासेस तक, जहाँ तक आप 12th तक कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस 12th क्लास के डालता हूँ। तो सिंपल सा वैसे आप कह सकते हैं क्लास 11th के लिए वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री जान लेते हैं, केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री जानने के लिए साइंस का थोड़ा पार्ट जान लेना है, साइंस होता क्या है। तो साइंस हम जानते हैं, ये हम क्लास 6 से साइंस के अच्छे से साइंस के बारे में सीखना हमने चालू किया था। हालांकि सीखना चालू हो जाता है 5th क्लास से साइंस के बारे में, क्योंकि 5th क्लास से पहले EVS हम पढ़ते हैं, 5th क्लास में आके हम साइंस को चालू करते हैं। साइंस हम जानते हैं साइंस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को। 3 पार्ट्स को पढ़ते हैं हम, फिजिक्स को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं। अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में हम किस किस के बारे में बात करते हैं, फोर्स के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस पॉइंट को ना हमें पढ़ना है ना हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। हम मेनली जो फोकस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का लेक्चर है तो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री की ब्रांच देखने की कोशिश करें तो केमिस्ट्री की सिंपल सी 3 ब्रांच होती हैं, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हम पढ़ते क्या है, फर्स्ट में हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। क्लास 12 में होता क्या है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ते हैं और इस वाले पार्ट को हम पढ़ते हैं पार्ट सेकंड में। ठीक। पार्ट फर्स्ट में हम सिंपल से क्या पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट अलग से बनाया जाता है क्लास 11th में भी और 12th में भी। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से ही अर्थ हमें समझ में आ रहा है क्या है, फिजिक्स में हम बॉन्डिंग किन के बीच में करते थे, यानी कि फाइट हम कैसे करते थे, डील्स किससे करते थे, फोर्सेस के साथ। डील्स विद फोर्सेस, उसमें 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता था फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में लगेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में। डील्स विद फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम तय करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल सा हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और इनके एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है। इनमें क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उन सब के बारे में इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल से हम बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस के बारे में, डील्स विद रिएक्शंस। डील्स विद रिएक्शंस में हम नेमिंग रिएक्शन भी पढ़ेंगे। इसके अंदर एक और भी पार्ट आता है आपका, नेमिंग रिएक्शंस भी पढ़ते हैं हम। खूब अच्छे खासे IUPAC भी देखते हैं। ठीक है। गैसेस के बारे में पढ़ते हैं और बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। डिटेल्स में एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं हम।
सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये थोड़ा साइंस का कुछ पार्ट जिसमें हम केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। और आइए आप देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट है कि आपको क्लास 8 से कॉन्सेप्ट उठा के चलूँगा ताकि आपको एक सिंगल पॉइंट ना रह जाए, आराम से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए और कोई भी सिंगल डाउट ना रह जाए। तो इसलिए मैं अभी छोटे छोटे पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। छोटे छोटे पार्ट से ले आकर हम टॉप पर रख देंगे ताकि खूब अच्छे से आपको समझ में आ सके। इरेज कर रहा हूँ मैं। बात करते हैं मैटर की। बात करते हैं मैटर की। मैटर होता क्या है? मैटर वो चीज़ है, जो चीज़ हम देखते हैं, जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करके चलती है, अपना मास लेकर चलती है, अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके चलती है। वो सभी की सभी चीज़ें मास है। यानी कि आपको अपनी आंखों से दिखने वाली वो चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस घेरे हुए, स्पेस की बात है, इस यूनिवर्स में पूरे में कोई ना कोई स्पेस घेरे हुए, वो सब की सब मैटर है। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं, जिस वॉल पर ये बोर्ड लगा हुआ है उस वॉल का कुछ हिस्सा घेरे हुए है, यानी कि ये मैटर है। मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूँ, स्टैंड हूँ अभी मैं, तो उस ज़मीन का कुछ हिस्सा घेरे हुए हूँ मैं, यानी कि कुछ ना कुछ स्पेस में कंज्यूम किया हुआ हूँ। कोई भी थिंग्स हो गई, कोई वस्तु हो गई, कोई भी चीज़ ऐसी हो गई, जैसे आप अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे हो, कॉपीज़ हैं, टेबल्स है, टीवी रखी हुई है, उन सब मोबाइल्स है, ये सब कुछ ना कुछ स्पेस कंज्यूम करते हैं। वो चीज़ जो स्पेस कंज्यूम करके चले, जिसका कोई मास हो, having mass and occupy space, ये ऑक्यूपाई वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, जिसका अपना कोई मास हो और वो कोई ना कोई जगह घेर के चले। अब ये हो सकता है जिसका कोई मास हो, वो मैटर हो सकता है, हाँ। जो स्पेस ऑक्यूपाई करके चले वो स्पेस, वो मैटर हो सकता है, यस, हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है मैटर की, कि मैटर वो सब्सटेंस है जो अपना कुछ ना कुछ मास घेर के चले, इट हैज़ एन मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम या स्पेस, वो कहलाती है आपकी मैटर कहलाता है। तो मैटर की डेफिनेशन लिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में मैटर की डेफिनेशन लिख चुके होंगे, बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है मैटर की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब मैटर्स के पार्ट्स की हम बात करते हैं। मैटर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है आपका। किस किस पार्ट में? फिजिकल में, फिजिकल मैटर और केमिकल मैटर, ठीक है। किस किस में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में, फिजिकल में और आपका केमिकल में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आपका 3 तरीके से डिवाइड रहेगा। कौन कौन से में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। On the statement of physical properties of matter, there are 3 categories of physical matter can be classified into in this board. First is solid, second is liquid and third is gas, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आशा करता हूँ लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर फिर भी बता दे रहा हूँ। सॉलिड आपके वो होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, वो सभी के सभी सॉलिड कहलाते हैं। रिजिड भी होते हैं। लिक्विड की बात करें तो इसकी तुलना में, इसके मैं फिगर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि सॉलिड का फिगर कैसा रहेगा, लिक्विड का फिगर कैसा रहेगा और गैस का फिगर कैसा रहेगा। ये आपका कुछ सॉलिड का फिगर ऐसा आ जाएगा। ओके, अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कैसा होगा?
कुछ कुछ स्पेस दूर होंगे। और गैसेस की बात करें तो गैसेस कैसा होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फ्रीली मूव करेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे ही कुछ आपने डेफिनेशंस फिगर्स देखे होंगे अपने जिस क्लासेस से आप गुजर चुके हैं उन क्लासेस में, ठीक है। ये तो रही फिजिकल केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। इसकी बात करते हैं हम सिंपल सा, इसको जो कैटेगराइज किया गया है वो इसको भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका प्योर सब्सटेंसेस, सेकेंड है आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, ठीक है बेटा। प्योर सब्सटेंसेस में देयर इज ऑल्सो टू पार्ट। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड। Mixture is also divided into two categories. First is homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी समझा रहा हूँ फिर मैं से। मैटर की डेफिनेशन सिंपल सी देख चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल कैरेक्टराइज के नेचर पर इसे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसके फिगर आपको ऐसे दिखते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कह सकते हो केमिकली जो डिवाइड किया गया है मैटर को, वो 2 तरीके से किया गया है। फर्स्ट है आपका प्योर सब्सटेंसेस, सेकेंड है आपका मिक्सचर। और सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, इसमें हम सब्सटेंसेस आपका वो होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मतलब है एटम्स। हम जानते हैं एटम्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि उसके डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पोर्शन में। फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट के अंदर एलिमेंट की डेफिनेशन हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन सिंपल सी वो होती है कि यहाँ आपका यूनिफॉर्मली कंस्टिट्यूएंट चलता रहता है, यानी कि यहाँ जो आपके एटम्स होंगे वो यूनिफॉर्म रहेंगे। यूनिफॉर्म से मतलब हमारा ये है सिंपल सा कि एलिमेंट, आपने क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल देखी होगी, 9th में भी थोड़ा थोड़ा दृश्य देखने को मिला होगा उसका। पीरियोडिक टेबल्स अगर धुंधला धुंधला सा याद आ रहा हो आपको, तो उसमें कुछ मेटल्स थे, नॉन मेटल्स थे, मेटालॉइड्स थे। जैसे हम बात करें फर्स्ट वाले की, फर्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, ये सभी के सभी क्या थे, एलिमेंट्स थे। क्या हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का अगर एक पूरा एटम दे रखा है, यानी कार्बन एक पूरा एलिमेंट दे रखा है, तो एलिमेंट को अगर उसे ब्रेकअप किया जाए, उसे खोला जाए, तो एलिमेंट कार्बन एलिमेंट है आपका। कार्बन एलिमेंट में क्या आपको एटम्स, क्योंकि एटम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एटम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई नहीं, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, या कह सकते हो कि कार्बन के जो एटम हैं, कार्बन के एटम में जाहिर सी बात है एलिमेंट ऑफ कार्बन में सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, कार्बन के होंगे। कोई दूसरा एलिमेंट तो नहीं है उसके अंदर ना, किसके रहेंगे, एलिमेंट के रहेंगे। किसके रहेंगे, एलिमेंट के रहेंगे। एलिमेंट के अंदर आपने एक नाइट्रोजन का फिगर ले लिया, उसके अंदर एटम्स पाए जाएंगे किसके, सबके सब नाइट्रोजन के। कार्बन के अंदर किसके मिलेंगे, कार्बन के। यानी कि इसमें सिर्फ 1 टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। 1 टाइप ऑफ एटम से मतलब यह है, अगर कार्बन का पूरा एक लोगो दे रखा है, कार्बन का एक पूरा बैग दे रखा है, तो उस बैग के अंदर सारे एटम्स आपको कार्बन कार्बन के ही मिलेंगे। इसलिए ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स हैविंग these substances is known as element। एलिमेंट सिर्फ एक प्रकार के एटम्स को रखकर चलता है। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स में
एक से ज़्यादा तो नहीं कह सकते हम, एक से ज़्यादा भी कह भी सकते हैं, लेकिन इसमें अनेक प्रकार भी हो सकते हैं। जैसे एलिमेंट में हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था जिसमें कार्बन कार्बन के एटम्स थे। कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम, कंपाउंड्स में सेम वन टाइप के ही होंगे क्योंकि प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। प्योर से मतलब ये है यहाँ कार्बन का अगर दे रखा है तो कार्बन कार्बन का ही होगा। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड भी आपका एटम्स रहेंगे, एक से ज़्यादा भी एटम्स हो सकते हैं, यानी कि एलिमेंट्स जो आपका मिलकर बनता है वो मिलकर बनता है एटम्स। एटम्स को जोड़ दिया जाए तो बहुत सारे एटम्स मिलकर एक एलिमेंट को कंबाइन करेंगे। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड के लिए मैं डेफिनेशन यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपका एक कंटेनर दे रखा है जिसमें आपका फिल है वाटर। क्या फिल बेटा? वाटर फिल है। वाटर फिल है तो जाहिर सी बात है इस पूरे कंटेनर में वाटर फिल है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके रहेंगे? वाटर के, यानी कि H2O सब जगह आएगा। सारे डिब्बे किसके होंगे? H2O के। H2O ये सभी के सभी किसके रहेंगे? H2O के। सभी के सभी किसके हैं? H2O के। मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है बेटा। कंपाउंड्स आपका वो बनता है जो मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनकर आए, उसे कंपाउंड कहा जाता है। यानी कंपाउंड्स जो बनेंगे आपके वो कैसे बनेंगे? मॉलिक्यूल से बनेंगे। किससे बनेंगे? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स किससे मिलकर बना था? एटम से मिलकर एलिमेंट्स बना था। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड किससे मिलकर बने हैं? कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं है तो फिर बढ़ते हैं आगे। मिक्सचर्स की बात करते हैं। मिक्सचर्स से मेरा मतलब ये है, हमने यह कंपाउंड पढ़ा था, इस वाले कंपाउंड में ये वाटर कंपाउंड था। वाटर कंपाउंड के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के थे। अब इसमें से मैंने एक मॉलिक्यूल निकाल दिया और एक मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिया NaCl का। अलग से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। NaCl का मॉलिक्यूल कर। अब जब सेम टाइप के थे तब इसे हम क्या कह रहे थे? सेम टाइप वाले को इसे कंपाउंड कह रहे थे हम। कंपाउंड तो कह रहे थे क्योंकि मॉलिक्यूल सब सेम थे। अब यहाँ डिफरेंस आ गया तो इसे कंपाउंड तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मिक्सचर। क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे इसे। यानी कि ये पूरा कंपाउंड था, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट थे। वाटर मॉलिक्यूल्स में से मैंने एक मॉलिक्यूल निकाल दिया वाटर का और उसकी जगह NaCl का मॉलिक्यूल मैंने रख दिया। NaCl का मॉलिक्यूल रख दिया तो अब ये कंपाउंड से क्या मिल गया? मिक्सचर बन गया। मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे लेकिन सिर्फ एक प्रकार के मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, उसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी 2 टाइप्स के भी हो सकते हैं, 2 मोर देन टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने NaCl यहाँ ले लिया, यहाँ और निकाल के KCl भी मिक्स कर दूँ मैं, या H2SO4 मिक्स कर दूँ। ठीक है, वो सभी चीज़ें किसके अंदर कैटेगराइज होंगी? मिक्सचर के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और मिक्सचर कंपाउंड्स में से अगर एक मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए और उसमें दूसरा मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाए तो मिक्सचर की कंडीशन में आ जाता है। उसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसके लिए ये मुझे रफ करना पड़ेगा, कुछ बेसिक डेफिनेशंस तब मैं लिखा पाऊँगा आपको। होमोजेनियस मिक्सचर की हम बात करें तो होमोजेनियस सिंपल सा आपका डेफिनेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि सेम एक जैसा मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर की समझाने के लिए शायद मैं इधर दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, नहीं तो देख लीजिए इधर। यहाँ तक शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक। हाँ देखिए, सिंपल सा होमोजेनियस मिक्सचर की हम बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर के लिए एक मैंने ले लिया बीकर। ठीक है, अब बीकर के अंदर ये बीकर तो नहीं, टेस्ट ट्यूब बन गया, सॉरी। एक बीकर ले लिया जिसके अंदर मैंने आपका ऐड कर दिया वाटर।
और यानी कि एक बीकर था जिसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया वाटर, यानी कि 1 लीटर का बीकर था या 500 ml का बीकर था, इसमें 400 ml मैंने वाटर कर दिया। 400 ml वाटर में मैंने मिक्स कर दिया 200 ग्राम सॉल्ट, 200 ग्राम मैंने NaCl ऐड कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि वाटर के अंदर अगर आप नमक घोलना चालू करेंगे, NaCl सॉल्ट घोलना चालू करेंगे, डिज़ोल्व करना चालू करेंगे, क्या वाटर की एब्सेंसी को शो आउट कराएगा? नहीं कराएगा। अगर इसका हम सोल्यूशन बना भी देंगे, इसका मिक्सचर हम बना भी देंगे तो विजिबल मिक्सचर होगा। विजिबल किसका होगा? वाटर का। विजिबल H2O मिक्सचर, क्या उसमें सॉल्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सॉल्ट एज अ सॉल्यूट यूज हो रहा होगा आपका, फिर भी वो दिखाई नहीं देगा, यानी अपनी प्रेजेंस को वो खो चुका होगा वाटर के अंदर। वाटर के अंदर NaCl अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होने के बाद वो अपनी एब्सेंस को शो आउट कराएगा, यानी कि वाटर के अंदर आपका NaCl पूरी तरह से डिजोल्व हो चुका है। जैसे सपोज करो, एक घर में आप एग्जांपल करके दे सकते हैं, एक आपने बीकर ले लिया या कांच का कोई ग्लास ले लिया, एक उसके अंदर वाटर फिल कर लेना, वाटर फिल के अंदर 2-3 चम्मच उसमें NaCl यानी कि सॉल्ट की मिक्स कर देना, फिर देखना वो सोल्यूशन का क्या उसमें हमें सॉल्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा, जाहिर सी बात है। सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक प्रकार का सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, वाटर सोल्यूशन दिख रहा है। जिसे हम टेस्ट करना चालू करेंगे तब हमें पता पड़ेगा कि इसमें सॉल्ट भी मिक्स है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि अगर सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट डिसॉल्व करना चालू कर रहे हैं, यानी कोई भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के तौर पर मैंने वाटर ले लिया, सॉल्यूट के तौर पर मैंने आपका NaCl ले लिया और शुगर भी ले सकता हूँ। शुगर मिक्स कर लिया मैंने, सॉल्ट मिक्स कर लिया, दोनों को मिक्स कर लेंगे, क्या उसके कलर में कोई इफेक्ट पड़ेगा? कलर में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो सॉल्ट होगा आपका और जो शुगर होगी दोनों इनविजिबल हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। वो मिक्सचर जो बन के आएगा उसको कहा जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब मिक्सचर का मतलब है सिर्फ एक प्रकार का आपको यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्मली मिक्सचर आपको दिखाई देगा, और नॉन यूनिफॉर्म जो रहेगा वो हिट्रोजीनियस रहेगा। हिट्रोजीनियस जैसे एक मैंने और बीकर ले लिया जिसके अंदर वाटर है आपका, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया मैंने सैंड, बालू। वाटर के अंदर बालू मिक्स कर दूंगा तो बालू अपनी प्रेजेंस तो दिखाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो बालू पूरी स्कैटर डाउन हो जाएगी, यानी बैठ जाएगी उस बीकर के अंदर, और वाटर जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। वाटर जब टॉप पर आ जाएगा, सैंड जो होगी आपकी बॉटम पर चली जाएगी, तो हम आराम से कुछ समय बाद दोनों को बहुत आसानी से देख पाएंगे। हम देख पाएंगे कि इसमें बालू मिल रही है, यानी कि सैंड मिल रही है, या सॉइल मिट्टी मिल रही है, या कोई कंकड़ मिल रहे हैं, आपके पत्थर मिल रहे हैं, स्टोन्स मिल रहे हैं। वाटर के अंदर वो दोनों चीज़ें विजिबल होंगी, यानी वो दोनों चीज़ें जो चीज़ हमने मिक्स की है वो हमें विजिबल हो रही है, दिखाई दे रही हैं। वो मिक्सचर जो बन के आ रहा है वो कौन सा मिक्सचर बनेगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनेगा। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, देखिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री के सबसे बेसिक पॉइंट के बारे में। बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक क्या है, बनता किस किस से है। आई होप एटम की डेफिनेशन आप अच्छे से जानते भी होंगे, आपने एटम पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट part of the universe which cannot be further divided या divisible। यानी एटम ब्रह्मांड की वो सबसे छोटी इकाई है जिसको हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते, फिर से उसे डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल सा यह है, यानी कि एटम एलिमेंट की वो सबसे छोटा पॉइंट है
यानी कि एटम के बाद उसका ब्रेक हो ही नहीं सकता, ऐसा समझ के चलें। यानी कि आपने एक चौक ली, चौक को जब ब्लैक बोर्ड पे घिसना चालू करते हैं, लिखना उससे चालू करते हैं, लिखना जैसे ही चालू करेंगे वो डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्या उन डस्ट पार्टिकल्स को हम और ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। उन डस्ट पार्टिकल्स को हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, यानी कि उस चौक के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वही उस चौक के एटम्स भी हैं, वही उस चौक के एटम्स भी हैं। अब हम जानते हैं कि एटम बनता किस किस से है, एटम का कॉम्बिनेशन किससे होता है, एटम तैयार किससे होता है, जानते होंगे सभी, किस किस से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम इज मेड, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप, एटम इज मेड अप ऑफ, या मैं लिख दे रहा हूँ, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम किस किस से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात आई है तो इनके डिस्कवरर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवरर के लिए सिंपल सी ट्रिक है, ईंट पर नाच। ये हिंदी में कैसे ट्रिक है उठ पड़ा, शायद आपको हंसी भी आ रही है, तो सिंपल से बता दे रहा हूँ। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। इनके डिस्कवरर की बात करें, इलेक्ट्रॉन के कौन है? कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन के आर से रदरफोर्ड, एक और साइंटिस्ट हैं गोल्डस्टीन, लेकिन मेनली इनका नाम भी आया था रदरफोर्ड का। न्यूट्रॉन चा से चैडविक, यानी जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, यानी कि टा से आपके थॉमसन हो गए, जे थॉमसन। प्रोटॉन रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, यानी कि जेम्स चैडविक। अब एटम तो हमें पता लग गया किस किस से मिलकर बना होता है, तो एटम का स्ट्रक्चर भी देख ले रहे हैं। एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है? तो एटम का स्ट्रक्चर देखने के लिए सिंपल से हम जानते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ बहुत सुंदर सा होता है, क्योंकि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो ठीक है बेटा। जो बीच वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अदर नेम बेटा इसका पता है आपको? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का अदर नेम न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। ये क्या है आपका? ऑर्बिट पाथ, या कह सकते हो सर्कुलर पाथ। जिसे क्या भी कहते हैं? ऑर्बिट, ठीक है जी, ऑर्बिट भी कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट के अंदर, यानी ऑर्बिट पाथ के अंदर क्या, सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट पाथ के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होंगे? हमेशा पॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? आपके नेगेटिव होंगे, सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्बिट को क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्बिट को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट रहता है आपका, बेसिकली फर्स्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस पार्ट तो कवर रहता है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट जो बन के आता है उसका नाम दिया जाता है के एल एम एन। इन्हीं को हम डिवाइड करके पढ़ते हैं एस पी डी एफ में।
यानी के अंदर S, P, D और F करके हम इन्हें पढ़ते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम डाल के लिख लीजिएगा इसे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब एटम्स की बात हो चुकी है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिस्कवरर की बात हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं उसकी बात हो चुकी है। अब एटम के डेफिनेशन की बात हो चुकी है। अब ये देख ले रहे हैं हम, न्यूक्लियस किसने बताया था, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? न्यूक्लियस was discovered by न्यूक्लियस की खोज कितने की थी? न्यूक्लियस was discovered by रदरफोर्ड by performing अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियस को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और किसने किया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा परफॉर्मिंग किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते होगा, वो बात की बात है, देखेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में समझ रहे थे हम, सेल्स भी डिवाइड कर चुके थे, K-L-M-N। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले रहे हैं इनके बारे में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? K में 2, L में 8, M में 18 और N में आपके 32। एक और ऑर्बिट होता है भाई, ये मत कह देना कि N अलग से है ना। फर्स्ट वाली सेल को K कहा जाता है, सेकंड सेल को L, थर्ड सेल को M और फोर्थ सेल जो बन के आ जाएगी, बना दे रहा हूँ कहीं आप दिक्कत कर दें। फोर्थ सेल है ये, ठीक। फोर्थ सेल को नाम दिया जाता है N, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रहते हैं आपके? 32 प्रेजेंट रहते हैं। अब ये रहते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे मैं कर रहा हूँ, एक तरफ है आपके सेल्स, एक तरफ है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। की सेल में, एल सेल में, एम सेल में, एन सेल में। ये आते कैसे हैं? ये आते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर। किससे आते हैं? 2n स्क्वायर फॉर्मूले से आते हैं, 2n स्क्वायर से। अब इसमें वेयर n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, n स्क्वायर बता दीजिए अब आप। n तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता ही होता है, n स्क्वायर क्या होता है इसमें? तो n स्क्वायर होता है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या ये तो होता है आपका ऑर्बिट नंबर, और n स्क्वायर होता है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे? फर्स्ट सेल की बात कर रहे थे, के में ऑर्बिट नंबर यानी 2n स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है हमें, 2n स्क्वायर लगाना है बेटा। 2n स्क्वायर लगाएंगे आप तो 2 का मल्टीप्लाई, के कौन सी सेल में था, कौन सा ऑर्बिट नंबर था उसका? 1 का स्क्वायर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 2। के में इस तरह से 2 होते हैं। यहाँ 2n स्क्वायर लगाएंगे आप, एल कौन से सेल पर था? दूसरे सेल पर, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8। एल सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। एम की बात करें 2n स्क्वायर लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्योंकि थर्ड पोजीशन पर था ये, 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 18। एम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, 2n स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर जैसे हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके? 32। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट नंबर, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्स कैसे डिवाइड हो रही थी, किस पोजीशन पर। कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा था n की जगह फर्स्ट यानी 1,
एल दूसरी पोजीशन पर आ रहा, दूसरे सेल में आ रहा था, एन की जगह 2 लगा दिया, एल सेल के लिए 8 आ गए। के में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, एल में आपके नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 8 आ सकते हैं, और एम में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 आ सकते हैं, और एन में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 32 आ सकते हैं। ठीक है, रफ करें इसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग की बात कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल सा होता है कि एलिमेंट आपने देखा होगा बहुत सी जगह, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अब वेयर एक्स क्या होता है, कैपिटल ए क्या होता है, और जेड क्या होता है। एक्स जो होता है आपका वो एलिमेंट होता है, कैपिटल ए जो होता है वो होता है आपका एटॉमिक, गलत बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास होता है बेटा, नंबर नहीं होता। जेड एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल के लिए आपका सोडियम हो गया। सोडियम का एटॉमिक सिंबल की बात करें, सोडियम का एटॉमिक सिंबल होता है Na। एटॉमिक मास की अगर बात करूं तो एटॉमिक मास होता है इसका 23, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नंबर, नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे आप वो डालेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर निकालना देखा जाए तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो स्मॉल जेड होता है। एटॉमिक नंबर जो बराबर रहेंगे वो हमेशा किसके बराबर रहेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किस कंडीशन में बराबर रहेंगे? ये तो हमेशा रहेंगे, यानी जितने किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि जिस भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब रहेंगे? यानी एटॉमिक नंबर, जितने एटॉमिक नंबर रहेंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे हमेशा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लीजिए, बराबर होंगे दोनों। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब बराबर होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी बराबर होंगे जब वो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, यानी उदासीन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो एग्जाम्पल सिंपल सैम्पल के लिए समझते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया सोडियम 11, सोडियम पॉजिटिव, इसका भी होता है 11, और ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और जिस पर होता है 2 नेगेटिव। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इन एलिमेंट्स में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन एलिमेंट्स में वो देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ कितना है? 11 11 11, और यहाँ हो गया आपका 8। ओके, यहाँ हो गया आपका 8 हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के जब बराबर रहता है, जब वो एलिमेंट कैसा हो? न्यूट्रल हो। तो ये वाला जो सोडियम हो कैसा है? न्यूट्रल ही तो है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब यहाँ चार्ज लगा हुआ है +1 का चार्ज लगा हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने में तकलीफ हो सकती है। उस तकलीफ को दूर करने के लिए सिंपल सा ये है कि आप जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखा है उतना यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख दीजिए। प्लस चार्ज लगा हुआ है, अगर 1 प्लस चार्ज है तो -1, 2 प्लस चार्ज है तो -2, 3 प्लस चार्ज है, यानी कि सिंपल सा है। +1 है तो उसे -1 कर दीजिए, +2 है तो उसे -2 कर दीजिए। अब
तो सिंपल से यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ आपका 8 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब ये -2 है तो यहाँ कितने हो जाएंगे +2, ये भी कितना आ जाएगा 10। अब एक जैसे इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं किसी 2 एलिमेंट के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके भी 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके भी 10 है, ऐसे जब कंडीशन बन के आती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर डेफिनेशन देखने की कोशिश की जाए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन सिंपल सी ये होगी कि विच एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पोर्शन या इन एनी चार्ज। किसी भी चार्ज पर अगर किन्हीं 2 एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम निकल कर आ रहे हैं तो उन एलिमेंट्स को कहा जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये तो रहा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट की बात करेंगे एटॉमिक मास की, तो वो देखिए एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास होता क्या है? अब एटॉमिक नंबर की हम बात कर चुके हैं, एटॉमिक मास की देखते हैं। एटॉमिक मास सिंपल से हम जानते हैं कि एटॉमिक मास किस किस के बराबर रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दीजिए, वो उसका टोटल मास निकल आएगा। अब टोटल मास निकालने के लिए अब जैसे हमें निकालना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम। इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 23 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने एटॉमिक नंबर रहेंगे वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका यह है कि आप एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को घटा दीजिए, 23 - 11 इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके 12। कितने आ जाएंगे आपके 12 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल सा तरीका यह है, न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करने का या किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है वो देखिए। नेक्स्ट हेडिंग बेटा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये सिर्फ आपकी बेटा सिर्फ बेसिक क्लास चल रही है, इसमें ना तो मैं SPDF से रिलेटेड आपको कुछ अभी बताने वाला हूँ, सिर्फ मैं वही बेसिक पार्ट बता रहा हूँ जो आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। सिर्फ आप बेसिक समझिए, जैसे जैसे हम क्लास और आगे खींचते हुए जाएंगे और आगे चलाते हुए जाएंगे, वो सब डीप कॉन्सेप्ट जो होंगे आपके, सब मिनिमम पॉइंट जो होंगे, सब मैक्सिमम पॉइंट जो होंगे, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे धीमे धीमे। ये फिलहाल जो आपका 1 घंटे का सेशन रहने वाला है, 1 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11th होगा, क्लास 9th होगा, क्लास 10th होगा। ठीक है, सिर्फ ये जो वीडियो रहेगी आपकी, ये जो क्लास रहेगी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। अभी मैं किसी चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए सिंपल सा है कि क्लास 10th में हम पढ़ा था कि डिवाइड किया जाता है 4 सेल्स में, जो होते हैं आपके K, L, M, N। ठीक है, कोई एटॉमिक नंबर ले लिया हमने 20 और एक एटॉमिक नंबर ले लिया हमने 17, एक एटॉमिक नंबर ले लिया हमने 19। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करा है तो सिंपल से हम जानते हैं K में कितने से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, L में आपके 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते और M में आपके 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते। हम M में 18 देखने के लिए हम सिंपल से ये देखेंगे 2, 8 फर्स्ट सेल फुलफिल हो चुकी है, सेकंड सेल फुलफिल हो चुकी है। इसकी बात कर रहे हैं M वाले की। ठीक है, M वाले में कितने आ जाएंगे आपके 8, इसमें कितने आ जाएंगे 4, 2 आ जाएंगे। अब सारी सेल्स फुलफिल हो चुकी हैं। ये क्लास 10th का प्रोसेस रहता है पूरा आपका। 17 फिल करने की कोशिश करें तो 2, 8, 8। अब ये तो ज़्यादा हो गया, 18 हो गया, तो यहाँ लास्ट वाले में कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इसे फुलफिल करेंगे तो 2, 8 यानी कि 10 और 8, 18 और 1, 19। ओके, ये तो रहा कुछ बेसिक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसी में जो एडवांस हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, क्लास 11th में कैसे हम पढ़ते हैं, इन्हीं के सबसेट्स रहते हैं K, L, M, N के। वो देख लीजिए आप K, L, M, N। K के हम 2 सबसेल पढ़ते हैं या एक सबसेल पढ़ते हैं जिसमें 2
मतलब दो का मतलब ये है सिर्फ इसमें ऑर्बिटल अगर फिल किए जाएंगे तो दो ऑर्बिटल से ज़्यादा फिल हम नहीं कर सकते हैं। तो की में जो आता है वो एस आता है आपका, ठीक है। इसमें जो आते हैं आपके एस और पी आते हैं, ठीक है। एस और पी का मतलब ये है एस के 2 पी के 6, ठीक है। वो मैं बता दूंगा कितने कितने होते हैं आपके। एम के में एस, इसमें एस पी, इसमें एस पी डी, ठीक है। इसमें 3 आ जाते हैं और इसके जो पार्ट आ जाते हैं एस पी डी और एफ, ये आपके एन में चले जाते हैं। यानी के का एक सब सेल जो होता है आपका वो होता है एस, एल का जो सब सेल होगा एस और पी, एम का जो सब सेल होगा एस पी डी और एन का जो सब सेल होगा एस पी डी एफ। ओके, नेक्स्ट ये तो इनके सब सेल हो चुके हैं, सब पार्ट्स हो चुके हैं। अब इनका जो लिखने का तरीका वो कैसा रहेगा, सिंपल सा बहुत बता दे रहा हूँ मैं आपको। लिखने का जो तरीका रहेगा, जैसे के में एस, एल में एस पी, ठीक है, एम में एस पी डी और एन में आपका एस पी डी एंड एफ। ओके, अब नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या पॉइंट है या नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपका बेसिक क्लास में से। नेक्स्ट जो है आपका वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर या तो आप मेन हेडिंग डाल सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर मेन हेडिंग, तो उसके अंदर सब हेडिंग आ जाएगी आपकी आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं बताइए भाई, क्या होते हैं आइसोटोप्स? डेफिनेशन क्या होती है आइसोटोप्स की? हम सिंपल सा जानते हैं कि आइसोटोप्स आपके वो होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर जो होगा आपका, यानी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, सेम एलिमेंट जो रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, इससे मतलब ये है आपका, इसमें जो होगा आपका वो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर आर सेम बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास, बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर में तो ये सेम रहेंगे लेकिन एटॉमिक मास में क्या रहेंगे, ये डिफरेंट रहेंगे। डिफरेंट, अब उस एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डिफरेंट का एग्जांपल ये है सिंपल सा कि एक हाइड्रोजन आपका ये रहा और एक हाइड्रोजन आपका ये रहा और एक हाइड्रोजन आपका ये रहा, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। ये वाला जो होता है आपका, एक होता है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम, ठीक है। ये सबसे जो होता है आपका वो रेडियो एक्टिविटी में भाग लेता है, तो ये आपके एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फ्री में बता दिया क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये जो एलिमेंट दे रखा है हमें वो क्या है, तो ये जो है वो रेडियो एक्टिविटी से आता है, तो उसे देख लीजिए। आइसोटोप्स की बात करते हैं हम, आइसोबार्स की। जस्ट सपोज इट, इसमें आपके एटॉमिक नंबर सेम थे, इसमें क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक मास आर सेम बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में डिफरेंट रहेंगे लेकिन एटॉमिक मास इनका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एटॉमिक मास सेम कैसे होगा, एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल के लिए सिंपल सा है आपका आर्गन और आपका कैल्शियम। कितना कितना होता है भाई इनका, इनका एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास 40 और 40। ये तो एग्जांपल है आपके आर्गन और कैल्शियम आइसोबार्स के, ठीक। आइसोटोन्स की बात करें तो आइसोटोन्स होता क्या है, इसका जो थर्ड पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, थर्ड पार्ट आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स आपके वो होते हैं, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, they are having same number of neutrons, they are having same number of neutrons। जैसे बात की जाए
नाइट्रोजन की, आई होप ये दिखाई दे रहा होगा, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर इनका कितना होता है, इसका होता है 7 और इसका होता है 8। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से अगर एटॉमिक मास घटा देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही होते हैं जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने घटा दिए। 15 में से 7 घटाएंगे 8, 16 में से 8 घटाएंगे 8, दोनों सेम हो गया। आइसोटोन्स आपके वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके सेम रहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 मेन डेफिनेशन थी जो मैं लिखा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई क्या होता है इलेक्ट्रॉन, समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसका मास कितना होता है। चार्ज की बात करें तो वो क्या होता है, मास की बात करें तो वो क्या होता है। ठीक है, अब चार्ज की बात करें तो चार्ज हम सिंपल सा जानते हैं कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁻90 और यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। मास की अगर हम बात करें तो मास जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 और क्या होता है आपका किलोग्राम, यानी -30। 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब ये डिस्कवर किसने किया था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरर जो थे वो मैं पहले बता चुका हूँ। वीडियो को पॉज करके शुरू से रिवाइंड करेंगे, आराम से समझ में आएगा। दे वॉज या इट वॉज, दे तो नहीं, दे तो बहुत सारे हो जाएंगे। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जी थॉमसन। किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, थॉमसन के द्वारा डिस्कवर ये किए गए थे। अब इनके केमिकल बिहेवियर की बात करें तो द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के केमिकल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट depends on the number of, उधर ही लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन। जो केमिकल बिहेवियर होता है आपका किसी भी एलिमेंट का, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पर डिपेंड करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा मतलब ये है इसका कि जैसे जैसे हम द टोटल एनर्जी ऑफ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज निगेटिव। जो टोटल एनर्जी रिवॉल्विंग जो की जाती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है। अगर एक पॉइंट लिखकर डालकर लिखना चाहें, नोट डालकर इस पॉइंट को लिख लें आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोट डालकर इस पॉइंट को लिखेंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ, द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव। कैसी रहेगी उसकी एनर्जी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। जो उसकी टोटल एनर्जी रहेगी वो उसे रिवॉल्व करने की जो इलेक्ट्रॉन होगा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। जैसे जैसे हम मास घटाते हो जाएंगे तो वॉल्यूम की क्वांटिटी कितनी निकल के आएगी, वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल टू 0 निकल कर आएगा। जैसे जैसे मास डिक्रीज करते चलेंगे, जैसे जैसे मास घटाते हुए चलेंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा कैसा आएगा, 1 2 3 4 हो सकता है, कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, देख लिया करो। ठीक है, कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात हो चुकी है, अब बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रॉन की। देखिए भाई प्रोटॉन, क्या होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, जो क्वांटिटी वहाँ लिखी थी वहीं यहाँ लिखेंगे, चार्ज, मास और डेफिनेशन क्या होती है, यानी फादर लिख ले रहे हैं डिस्कवरर की जगह।
ठीक है, देखिए अभी चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होता है इसका होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मास की बात करें तो 1.672 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। फादर जो है इसके वो हैं गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय एंड द प्रोटोन नेम, और जो प्रोटोन नेम दिया था वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड, गिवन बाय रदरफोर्ड। प्रोटॉन के जो डिस्कवरर थे, फादर जिन्हें कहा जाता है वो गोल्डस्टीन को कहा जाता है। अब प्रोटॉन जो नाम दिया था वो प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने, ओके, रदरफोर्ड ने नाम दिया था। अब ये तो रही प्रोटॉन की बात। न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। न्यूट्रॉन देखिए, हम न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है वो देख ले रहे हैं। चार्ज, मास कितना होता है। अब ये डिस्कवर किसने किया था तो वो देखेंगे। अब बात करते हैं चार्ज कितना होता है, तो चार्ज न्यूट्रॉन पर होता है 0, कोई चार्ज नहीं होता। मास की बात करें तो मास की 1.674 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम। डिस्कवर किसने किए थे? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स चैडविक। किसने डिस्कवर किया था इनका? जेम्स चैडविक ने किया था। अब नोट डालकर आप एक पॉइंट लिख लेना, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, नीचे दिखाई दे रहा है? ओके, नोट डालकर एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर जो रहेगा मास का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास किस किस का ज़्यादा रहेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर जो मास रहेगा वो किस किस का ज़्यादा रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन का, उससे बड़ा प्रोटॉन का, और उससे बड़ा न्यूट्रॉन का, क्योंकि और सब तो माइनस में जा रहे थे। ये आपका प्लस मास की बात हो रही है तो ये आपका प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रहा, यानी कि चार्ज कितना रहता है 0, हम जानते हैं, मास 0। स्पिन जो रहेगा, प्रकरण रहेगा, वो उसके बारे में बात करेंगे जब कोई पढ़ाएंगे तब के लिए इतना ही रहने। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ नेक्स्ट की बेटा जब हम बात कर रहे हैं, सिंपल सा लास्ट इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ एक पॉइंट और लिखाकर आपको एक टॉपिक को कराकर, जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड आपका सिंपल सा वो होता है जो किन्हीं दो एटम्स के बीच में अपने आप को दर्शाता है। किससे? एक सिंगल लाइन से, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? अब कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवलेंट कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कितने प्रकार के होते हैं ये? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो होता है आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कौन कौन से होते हैं आपके? होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कौन कौन से होते हैं बेटा आपके? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सिंगल बॉन्ड की जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी? सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन सिंपल सी रहती है कि सिंगल बॉन्ड जो दर्शाता है किन्हीं दो एटम्स के बीच में, एक सिंगल लाइन से वो अपने आप को शो आउट कराता है, अपने आप को दर्शाता है। वो सिंगल लाइन होती क्या है? सिंगल लाइन का मतलब यह है जो सिंगल बॉन्ड होगा वो अपने आप को सिंगल लाइन से दर्शाएगा, डबल बॉन्ड अपने आप को डबल लाइन से दर्शाएगा और ट्रिपल बॉन्ड अपने आप को 3 लाइन से दर्शाएगा। अब सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन में बता चुका हूँ, किन्हीं दो एटम्स के बीच में ये अपने आप को एक सिंगल
और स्मॉल लाइन से दर्शाता है। अब उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहता है आपका, अब इसमें एक बात आएगी म्यूचुअल शेयरिंग को समझने की कोशिश करना बेटा। सिंगल बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल ले लिया मैंने हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल मैं यहाँ रख रहा हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 है, तो 2 मैंने H बना ली है। हम जानते हैं कि इनका आउटर मोस्ट सेल में, अब ये आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल आपका वो होता है किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब ये है कि उसकी फर्स्ट सेल फुलफिल हो चुकी है, सेकंड सेल फुलफिल हो चुकी है, थर्ड सेल, यानी जो भी सेल उसकी कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड सेल्स को निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वही लास्ट में लिखे जाएंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही रहता है तो पहली सेल को फुलफिल नहीं कर पाता वो, तो एक इसके पास हो गया, एक इसके पास हो गया। अब अपनी सेल्स को पूरा करने के लिए, अपने आप को पूरा दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने साथ शेयरिंग बॉन्डिंग करने के लिए ये क्या करता है, एक दूसरे से कैरी आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन की कैरी आउट करेंगे। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो अपनी बैलेंसिंग यहाँ से पूरी कर लेगा, हिस्सा ले लिया इसमें शेयरिंग में। शेयरिंग का मतलब ये है इसे अपने 2 यानी फर्स्ट सेल पूरी करनी थी, के वाली सेल पूरी करनी थी। के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, मिनिमम भी 1 आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम की बात करते चलते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अब इस वाले हाइड्रोजन इसने तो अपनी शेयरिंग कर ली, यानी अपने 2 पूरे ले लिए। अब ये वाला हाइड्रोजन कह रहा है भाई शेयरिंग तो मुझे भी करनी है क्योंकि मेरे पास 1 है, ठीक है। ये शेयरिंग करेगा तो ऐसा करेगा, चल तू मुझसे ले ले। इसने अपना सेल पूरा किया, इसने अपना सेल पूरा किया, इसके सर्कल में अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके सर्कल में अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ने अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब म्यूचुअल शेयरिंग जो हुई इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। तो ये लाइन जो खिंची वो कितनी लाइन खिंची, एक लाइन खिंची। तो ये बॉन्ड कैसा बना, सिंगल बॉन्ड बना। तो एग्जाम्पल किसका हो गया, सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल किसका हो गया, सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या होगा, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा सिंपल सा O2 मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी एक ऑक्सीजन जीरा, एक ऑक्सीजन जीरा, एक ऑक्सीजन जीरा और एक ऑक्सीजन ये रहा आपका, ठीक है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करने की कोशिश करें तो 2 और 6। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये अपनी बैलेंस को फुलफिल करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन अपने लिख लेगा, ठीक है बेटा जी। अब 2, 4, 6, इसके बाद 6 हैं। सेकंड सेल को पूरा करने के लिए, एल वाली सेल को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, सेकंड सेल को पूरा करने, एल सेल को पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी, 8 की रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी, ठीक है। 8 की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इसके कितने और चाहिए, 2 चाहिए। जाहिर सी बात है 2 पड़ोस वाले से मांग लेगा, ये रे और ये रे। इसने अपनी 8 पूरे कर लिए, यहाँ से इसने अपनी 8 पूरे कर लिए, ठीक है। कितने बॉन्ड की शेयरिंग हुई, 2 बॉन्ड की शेयरिंग हुई, यानी कि यहाँ जो होगा वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 बॉन्ड यानी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो हुआ वो म्यूचुअल शेयरिंग हुई किसने इलेक्ट्रॉन की, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। अब हम 3 की बात करते हैं। थर्ड जो है आपका वो है ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड है क्या आपका, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो ये रहा थर्ड बॉन्ड, तो उसके लिए होगा आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 2 नाइट्रोजन होना जरूरी है, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 और 5। अपनी लास्ट सेल को फुलफिल करने के लिए, कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी, 3 की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करेगा बेटा जी, 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करेगा, 3 की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा ऐसे अपनी, ठीक है। 8 अपने पूरे, कितने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं,
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स आपकी हुई है। ठीक, यहाँ बेटा जी आपका कोवलेंट बॉन्ड पूरा हो गया फिनिश। पूरा फिनिश के साथ ये इंट्रोडक्टिव क्लास जो थी आपकी, इंट्रोडक्शन क्लास जो थी केमिस्ट्री से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लास थी, वो क्लास यहाँ हो चुकी है आपकी फिनिश। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोशिश करता हूँ ऐसा क्लास आपको, ऐसा सेशन आज से पहले नहीं देखने मिला होगा। इतनी डिटेल से मैंने आपको केमिस्ट्री में समझाया कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं उस सब के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।